अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज से जो है हम लोग अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में एक तो इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर ले लिया, और उसके अलावा हम लोगों ने ये समझा कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों को कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं इनटू मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने ये समझा कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। जब ओलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ पे उसके इंडिविजुअल जो उसके मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे, वो जो है हमारे पास हाइड्रोलिसिस के बाद आएंगे। ठीक है। तो इसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है, दैट इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड is basically a bio micromolecule। ठीक है। इट्स अ बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो कि एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर हमें मिलेगा। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था कि हम लोग केमिकल एनालिसिस ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर पाया जाएगा। ठीक है। तो इसी अमाइनो एसिड के बहुत सारे जब यूनिट्स मिलते हैं तो हमारे सामने जो है वो प्रोटीन बन के आता है। एंड प्रोटीन इज अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो कि एसिड इन सॉल्युबल पूल के अंदर पाया जाएगा। अब ये अमाइनो एसिड बेसिकली क्या चीज है? अमाइनो एसिड कुछ एटम से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है कार्बन, इसके अलावा आता है नाइट्रोजन। ठीक है। इसके अलावा आता है हमारे पास हाइड्रोजन और आता है ऑक्सीजन। ये जो है इसके मेन एटम्स है। और इसके अलावा कभी कभी सल्फर भी पाया जाता है। दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके अंदर सल्फर पाया जाएगा, बाकी जो है वो इन्हीं चार एटम्स से मिलके बने हुए होंगे। ठीक है। इसके अलावा ये जो है वो मोनोमर ऑफ प्रोटीन है, यानी जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तब जाके जो है हमारे पास एक प्रोटीन बन के आएगा। ठीक है। जब हमने पढ़ा था कि कैसे बायोमोलिक्यूल्स इस दुनिया में वजूद में आए, तो उसमें से जो सबसे पहला बायोमोलिक्यूल जो वजूद में आया, दैट वाज अमाइनो एसिड। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इवॉल्व्ड बायोमोलिक्यूल। ठीक है। इज द फर्स्ट इवॉल्व्ड बायोमोलिक्यूल, ऐसा माना जाता है। ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड जो है वो कैसा दिखता है वैसा थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक कार्बन एटम होगा, और कार्बन का जैसे हमको पता है कि इसकी चार वैलेंसीज होती है। ठीक है। सो देयर आर फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन, जिनमें से एज द नेम सजेस्ट देयर इज एन अमाइनो ग्रुप एंड देयर विल बी एन एसिड ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी एन एसिड ग्रुप कॉल्ड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक पाया जाएगा। एंड देयर विल बी एन अमाइनो ग्रुप लाइक NH2। ठीक है। तो दिस इज द अमाइनो ग्रुप एंड दिस इज द एसिडिक ग्रुप। तो ये दो मिलके हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड बना रहे हैं। इसके अलावा देयर विल बी वन वैलेंसी दैट विल बी फिल्ड बाय हाइड्रोजन, और उसके अलावा देयर विल बी एन R ग्रुप। व्हाट डू वी मीन बाय एन R ग्रुप? R ग्रुप जो है एक अमाइनो एसिड की हम लोग कह सकते हैं कि एक साइड चेन है। ये जो साइड चेन है, बाकी का सारा स्ट्रक्चर तो हर अमाइनो एसिड के अंदर सेम रहेगा एक्सेप्ट फॉर प्रोलीन, जो एक इम्यूनो एसिड है। ठीक है। उसका अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। तो हर अमाइनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है दिस वन, वो तो सेम रहेगा। व्हाट वुड वेरी इज द R चेन। कहीं कहीं पे इट वुड बी हाइड्रोजन, इट कैन बी एन एरोमेटिक रिंग। ठीक है। एरोमेटिक रिंग हो सकती है, एक एलिफैटिक चेन हो सकती है। ठीक है। एलिफैटिक चेन हो सकती है, कोई एसिड ग्रुप हो सकता है, कोई बेस ग्रुप हो सकता है। ठीक है। तो इन्हीं की बेसिस पे हम लोग जो है ये कहेंगे कि अलग अलग अमाइनो एसिड्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। कोई अमाइनो एसिड ऐसा होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन है, सो दैट इज अवर ग्लाइसिन। ठीक है। इसी तरीके से कोई ऐसा है जिसके अंदर एक एलिफैटिक चेन है, देयर इज अ CH3। ठीक है। जिसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप है, तो हम लोग ये कहेंगे कि दिस इज एलेनिन। ठीक है।
तो वगैरह ऐसे किसी के अंदर सल्फर हो सकता है, सल्फर कंटेनिंग साइड ग्रुप या साइड चेन, तो हम ऐसे कहेंगे कि दिस इज मीथियोनिन एंड दिस इज सिस्टीन वगैरह। तो जैसे जैसे आर बदलता जाएगा वैसे ही अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज बदलती जाएंगी। सो बेसिकली दिस इज, अमाइनो एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज ए सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। एक मीथेन है, ठीक है, जिसके आसपास 4 हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आर रख लिया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके COOH रख लिया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NH2 रख लिया। सो दिस बिकम्स एन अमाइनो एसिड। तो एक मीथेन को अलग अलग ग्रुप्स से अलग अलग जगहों पे सब्स्टिट्यूट करके हमारे सामने एक अमाइनो एसिड बन के आता है, ठीक है। सो देयर आर ऑलमोस्ट 200 amino acids that are found in nature, ठीक है, 200 amino acids are found in nature. Out of these 200, only 20 participate in protein formation. In protein formation, या जिसको हम लोग ट्रांसलेशन कह सकते हैं। ट्रांसलेशन इज बेसिकली जब डीएनए से आरएनए बनता है, दैट्स कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से एक फंक्शनल प्रोटीन बनता है तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज अ ट्रांसलेशन, ठीक है। तो 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फॉर्मेशन या ट्रांसलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नाउ वी विल क्लासिफाई दिस अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड की जो क्लासिफिकेशन है दैट वुड बी बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज, ठीक है। जैसे हमने एक जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया ले लिया कि जब हमारी साइड चेन चेंज होगी तो अलग अलग अमाइनो एसिड आएंगे विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो साइड चेन की बेसिस पे हम लोग अमाइनो एसिड्स को जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। या इसी तरीके से एक लिविंग सिस्टम के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या ये अमाइनो एसिड खुद बन रहा है या इसको ये डाइट के जरिए से लेना पड़ रहा है, तो उस बेसिस पे भी अमाइनो एसिड की जो है वो क्लासिफिकेशन की जा सकती है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है अलग अलग क्राइटेरियाज को पढ़ेंगे, ठीक है, जिनके बेसिस पे हम लोग अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में जो हमारा पहला क्राइटेरिया आएगा दैट वुड बी वेदर एन अमाइनो एसिड is synthesized in an organism or not। क्या एक अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है या नहीं, इस बेसिस पे हम लोग अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स अब मैं ऐसे लिखूंगा ए अमाइनो एसिड, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्या अमाइनो एसिड बन रहा है या नहीं, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है कि ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड होगा, बट देयर इज अ थर्ड ग्रुप दैट मीन्स कि कोई अमाइनो एसिड ऐसा है जो हर वक्त एक इंसान को जरूरत तो नहीं है या ऑर्गेनिज्म को जरूरत तो नहीं है, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशंस उसको वो जो है वो जरूरत पड़ रहा है। सो देयर वुड बी थ्री टाइप्स। वन वुड बी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। दीज वुड बी द अमाइनो एसिड्स that are not synthesized and need to be taken in diet, ठीक है। ये हमारी पहली कैटेगरी होगी। द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स है जो हमें डाइट के साथ लेने पड़ेंगे। इसके अलावा देयर वुड बी अनदर कैटेगरी दैट इज नॉन एसेंशियल, that are synthesized in body या living organism, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सिंथेसाइज हो रहा है।
इसके अलावा एक जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास आएगी, दैट वुड बी सेमी एसेंशियल। These are those amino acids that are not synthesized in our body but are needed under certain conditions, ठीक है? Not synthesized but only needed in certain conditions. ऐसी कंडीशंस जो है वो रोज रोज नहीं होंगी, कभी कभी ऐसी कंडीशंस आएंगी जिनके अंदर जो है हमें ऐसे अमाइनो एसिड्स को खाना पड़ेगा। सो देयर आर इन टोटल 9 अमाइनो एसिड्स दैट आर एसेंशियल, लेकिन ये सब एनिमल्स के लिए होता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर 8 ही ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमें डाइट में लेने पड़ते हैं। There are 8 amino acids in humans जो हमें डाइट में लेने पड़ते हैं। वो कौन कौन सा अमाइनो एसिड है? It's V, L, I, K, T, M and W. V stands for valine, L stands for leucine, this stands for isoleucine, this stands for lysine, ठीक है? T stands for tyrosine, M stands for methionine, W stands for tryptophan, ठीक है? तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7, ओके सॉरी 8 अमाइनो एसिड्स इन टोटल एनिमल्स के अंदर एसेंशियल है और 7 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो सिर्फ ह्यूमंस के अंदर एसेंशियल है। वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, टायरोसिन, मीथियोनिन एंड ट्रिप्टोफान, ठीक है? अमाइनो एसिड्स को बेसिकली हम लोग 3 तरह से लिखते हैं। एक तो उनका पूरा नाम है, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, ठीक है? ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड का पूरा नाम है, ठीक है? इसको हम लोग 3 लेटर कोड में भी लिखते हैं, GLY। GLY इज द 3 लेटर कोड फॉर ग्लाइसिन, और इसको हम लोग सिंगल लेटर कोड में भी लिख सकते हैं, दैट इज G। ग्लाइसिन को हम या तो ग्लाइसिन लिख सकते हैं, या तो GLY लिख सकते हैं, या तो सिर्फ G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? बेसिकली क्योंकि हमें जो है वो लंबी लंबी प्रोटीन सीक्वेंसेस, कभी कभी जब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाते हैं, ठीक है, तो हमें लंबी लंबी प्रोटीन सीक्वेंसेस लिखनी होती है वहां पे, एंड दीज प्रोटीन सीक्वेंसेस विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस इन द मेमोरी, ठीक है? अगर हम उनका नाम पूरा लिखेंगे, लाइक यहाँ पे ग्लाइसिन लिखो, यहाँ पे मीथियोनिन, ट्रिप्टोफान वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी हजारों अमाइनो एसिड्स लिखने हैं, जब उनका पूरा नाम लिखेंगे दैट विल टेक मोर स्पेस इन द ड्राइव्स, ठीक है? जो भी मेमोरी कार्ड है, मेमोरी ड्राइव्स है, तो उनके अंदर जो है वो ज्यादा स्पेस लेगा। लेकिन जब हम लोग ग्लाइसिन को ऐसे लिखें GLY, इट टेक्स लेस स्पेस, और जब हम G लिखेंगे खाली, इट विल टेक इवन मोर लेसर स्पेस, ठीक है? तो इसीलिए जो है इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इट वुड बी बेटर अगर आप लोग अभी से अमाइनो एसिड्स के 3 लेटर और 1 लेटर कोड्स को याद करना शुरू कर दोगे, स्पेशली वो जो सेंस नहीं बनाते, ठीक है? जैसे ग्लाइसिन का G होना समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। या इसी तरीके से ट्रिप्टोफान का T होना समझ में आने वाली चीज है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही आर्जिनिन का N हो गया या लाइसिन का K हो गया, तो यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है? आर्जिनिन नहीं, एस्पार्जिन, ठीक है? ASN, एस्पार्जिन जब आएगा, ठीक है, तो एस्पार्जिन का N है, तो वहां पे जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। जैसे आर्जिनिन का R है, ठीक है? तो अभी से इन चीजों को याद करना शुरू कर दें कि इनका 3 लेटर कोड क्या है, इनका 1 लेटर कोड क्या है। 3 लेटर कोड तो वैसे इजी याद करना होता है, 1 लेटर कोड में ही गड़बड़ होती है यूजुअली, ठीक है? तो ये अगर आपने लिख लिया तो मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है? सो दीज आर द 7 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सेमी एसेंशियल सिर्फ 2 है, ठीक है? 2 अमाइनो एसिड्स, जिसमें हमारा एक तो आता है हिस्टिडीन, ठीक है? हिस्टिडीन, जिसको हम लोग 3 लेटर कोड में हिस लिखेंगे,
सिंगल लेटर कोड में H लिखेंगे, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, ठीक है, जिसको आर्जिनिन इसका पूरा नाम है, दिस इज द 3 लेटर कोड आर्ज, ठीक है, आर्जिनिन। सो ये दो अमीनो एसिड्स कब जरूरत होते हैं, जब एक बच्चा जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, डेवलपमेंटल स्टेज एंड लैक्टेशन, जब एक माँ अपने बच्चे को दूध दे रही होती है तब जो है ये दो अमीनो एसिड्स जरूरत होते हैं, और ये जो है वो डाइट में लेने पड़ते हैं, ठीक है। सो दीज आर आवर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे जो है हमारे 7 और 2 9 हो गए, और इसके बाद और 10 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो नॉन एसेंशियल में आते हैं। फर्स्ट इज G, then A, E, D, ठीक है, और उसके बाद Q, उसके बाद N, उसके बाद S, C, Y और P, ठीक है। तो ग्लाइसिन, एलेनिन और E is दिस इज एस्पार्टेट, हाँ एस्पार्टेट, ठीक है। डी इज एस्पार्टिक एसिड और वो है हमारा ग्लूटामिक एसिड, इट्स ग्लूटामेट, ठीक है, एस्पार्टेट। दिस इज अवर एस्पार्जिन, दिस इज ग्लूटामीन, दिस इज सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन एंड प्रोलीन, ठीक है। उसके अलावा बाकी के अमीनो एसिड्स हमें यहाँ पे आ गए, और 2 अमीनो एसिड्स यहाँ पे आ गए, और इसके अलावा जो एक और अमीनो एसिड बचा, क्योंकि ये हमारे जो है वो 19 अमीनो एसिड्स आ गए, वो यहाँ पे आएगा एसेंशियल के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमने लिस्ट बनाई दिस इज ओनली फॉर ह्यूमंस, ठीक है। तो ये हमारी होगी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेदर एन अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो पूरी ये वाली क्लासिफिकेशन है वो खत्म हो गई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगी ऑन द बेसिस ऑफ द साइड चेन, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा दैट इज द केमिकल नेचर ऑफ अमीनो एसिड, केमिकल नेचर ऑफ अमीनो एसिड दैट इज बेस्ड ऑन आर, ठीक है। आर पे ही डिपेंड होगा ये, इसका अमीनो एसिड का जो नेचर है वो कैसा है, केमिकल नेचर। इसमें हमारा जो पहला आएगा दैट वुड बी एसिडिक, ठीक है। सेकेंड वन वुड बी बेसिक एंड थर्ड वन वुड बी हमारा न्यूट्रल, ठीक है। एसिडिक में हमारा जो है वो हमारे एस्पार्टिक एसिड आएगा या एस्पार्टेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसे किसी ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट आएगा। इसी तरीके से हमारा एस्पार्जीन आएगा और ग्लूटामीन आएगा। 4 अमीनो एसिड्स, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, एस्पार्जीन, ग्लूटामीन, ठीक है। ये 4 अमीनो एसिड्स हमारे एसिडिक है, दैट शो एन एसिडिक नेचर, ठीक है। इसके अलावा बेसिक में जो है हमारा K and R, that is lysine and arginine। यहाँ पे हमारा एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जीन, ग्लूटामीन, यहाँ पे हमारा लाइसिन एंड आर्जिनिन जो है वो बेसिक के अंदर आ गए, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूट्रल में है वहाँ पे हमारे रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ग्लाइसिन, एलेनिन, ठीक है, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन वगैरह, ठीक है। ये सारे जो है हमारे न्यूट्रल के अंदर आएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होंगे जो एसिडिक नेचर के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बेसिक नेचर के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे। इसके अलावा भी थोड़ा सा इन डिटेल जा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। लाइक कौन है ऐसा अमीनो एसिड जो पॉजिटिवली चार्ज है, कौन ऐसा है जो नेगेटिवली चार्ज है वगैरह, वो सारी चीजें, लेकिन जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा तीसरा जो सिस्टम आएगा क्लासिफिकेशन का, दैट वुड बी टोटली बेस्ड कि आर कैसा है, ठीक है। whether R is an aromatic group, whether R is
एंड एलिफैटिक ग्रुप, ठीक है। यहाँ आर जो है वो सल्फर कंटेनिंग है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग आर्स की बेसिस पे हम लोग जो है वो आर की बेसिस पे अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे। और थर्ड टाइप होगा बेस्ड ऑन द साइड चेन आर, ठीक है। अब इसमें और दूसरे वाले में फर्क ये है कि उसमें हमने केमिकल नेचर देखा था, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर अमाइनो एसिड के साथ जो साइड चेन लगे हुए हैं वो कैसी है, ठीक है। जैसे इसमें हमारा आएगा सल्फर कंटेनिंग, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग ऐसा साइड चेन जिसके अंदर सल्फर है, ठीक है। तो इसमें हमारा सिस्टीन आएगा एंड मीथियोनिन आएगा। सिस्टीन एंड मीथियोनिन आर द टू सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा दैट वुड बी जिनका आर ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप है, दैट इज इट हैज OH प्रेजेंट विद इट, ठीक है, अल्कोहलिक साइड चेन, ठीक है। अल्कोहलिक साइड चेन के अंदर हमारा TY और S आएगा, ठीक है। ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एंड सीरीन आर द 3 अमीनो एसिड्स जिनका जो है वो अल्कोहलिक साइड चेन है, ठीक है। इसके अलावा हमारा तीसरा आएगा दैट वुड बी एरोमेटिक साइड चेन। उसके अंदर हमारा आएगा टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एंड फिनाइल एलेनिन, ठीक है। टायरोसिन, दिस इज tryptophan is W, ठीक है। What was T here? अच्छा, this is aspartate. I don't remember right now what is T, ठीक है। तो T और टायरोसिन और सीरीन हमारे अल्कोहलिक में आएंगे। एरोमेटिक में हमारा टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलेनिन आएगा। उसके बाद जो है वो आएंगे हमारे हेटेरोसाइक्लिक जिसके अंदर हमारा हिस्टिडीन, प्रोलीन, और हमारा जो है ट्रिप्टोफान, तो सल्फर कंटेनिंग में हमारा सिस्टीन और मीथियोनिन आ गया। इसके अंदर हमारा टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, और फिनाइल एलेनिन आ गया, ठीक है। इसके अंदर हमारा टायरोसिन, सेरीन and what was T? I think T is an amino, I think it is valine. I don't remember what T is. I forgot it. खैर, तो whatever this T is, ठीक है, and T ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा what was T, ठीक है, या फिर आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है वो क्लासिफिकेशन खत्म होती है कि बेस्ड ऑन साइड चेन अमाइनो एसिड जो है वो 4 टाइप के हो सकते हैं, या तो सल्फर कंटेनिंग, या तो अल्कोहलिक, या तो एरोमेटिक, या तो हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन एंड होती है, और यहाँ पे अब एक कंसेप्चुअल सी एक बात आती है, जो ठीक है, जिसमें याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। दैट इज ज्विटर आयोनिक फॉर्म, ठीक है, ज्विटर आयन and isoelectric pH, ठीक है। अमाइनो एसिड्स के अंदर बेसिकली 2 ऐसे ग्रुप्स होते हैं दैट कैन बी आयोनाइज्ड, ठीक है। 2 आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं। वन इज हमारा जो अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, NH2 वाला,
another is COOH वाला. These can be ionized. How? अगर इसका ये H रिमूव कर दिया जाए so it will become COO negative. अगर इसके ऊपर एक और H ऐड कर दिया जाए it will become NH3 positive. So these are the two what ionizable groups. ठीक है. तो what is a Zwitter ion? Zwitter ion is basically an ion. ठीक है. That means a charged molecule that has net charge equal to 0. जिसका net charge 0. That means एक ऐसा molecule जिसके ऊपर charge तो हो लेकिन उसका जो net charge है that will be 0. That means जितने positive charge उतना ही negative charge. ठीक है. That would be called as Zwitter ion. उसके अलावा isoelectric pH क्या है? Isoelectric pH is, इसको हम लोग PI से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. Isoelectric pH is PI. It is that pH at which amino acid, ठीक है, is in its Zwitter ionic form. एक ऐसा pH जिसके ऊपर हमारा जो अमाइनो एसिड है that is in its Zwitter ionic form. अब इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के जरिए से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अमाइनो एसिड है. ठीक है. दिस वुड बी R. इसको भी छोड़ दो. ठीक है. दिस इज H. दिस इज COOH and this is NH2. ठीक है. उम्मीद है कि आप लोगों को pH का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा. अगर नहीं है तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि pH जितना कम होगा H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी. ठीक है. बिकॉज pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस. ठीक है. pH जितना कम होगा दैट मीन्स जितना एसिडिक pH होगा उतना ही H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे. ठीक है. अगर pH ज्यादा है इसका मतलब कि H पॉजिटिव आयंस कम होंगे. ठीक है. मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, बस इतने पे यहाँ पे समझा दूंगा चीज. ठीक है. Now for example अगर pH कम है that means there are a lot of H positives in the medium. ठीक है. और अमाइनो एसिड्स जो है ये एक मीडियम में ही प्रेजेंट होंगे. तो जब यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आके ये इस N के साथ बॉन्ड बना लेगा. इट विल फॉर्म ए बॉन्ड विद दिस N. ठीक है. ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा और ये जो हमारा NH2 है ये हमारा NH3 पॉजिटिव बन जाएगा. ओवरऑल अगर हम चार्ज देखें तो अमाइनो एसिड पे कैसा चार्ज आ गया, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एज लॉन्ग एज दिस इज नॉट चार्ज. ठीक है. अब ये चार्ज नहीं है. मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर एक्सट्रीम एसिडिक pH है तो फिर अमाइनो एसिड का जो नेट चार्ज है दैट वुड बी पॉजिटिव. ठीक है. एट वेरी low pH Q net on an amino acid would be positive. अब ऐसा हुआ कि हम लोग pH को बढ़ा रहे हैं. ठीक है. pH इससे कम नहीं हो सकता. इससे कम अगर हमने किया तब भी ये ऐसा ही रहेगा. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, pH को बढ़ाएंगे. वी आर इंक्रीजिंग द pH. उसकी वजह से क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका ये जो COOH है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे COO नेगेटिव बनेगा. ठीक है. सो देयर विल बी ए pH वेयर द नेट चार्ज ऑन द अमाइनो एसिड इज 0, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव है यहाँ पे एक पॉजिटिव है. इतना समझ में आ गया. अब हम लोग और ज्यादा pH को बढ़ाएंगे. ठीक है. एट वेरी हाई pH क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो यहाँ पे जो ये H पॉजिटिव आयन ऐड हुआ था ये रिमूव हो जाएगा. ठीक है. इट विल लूज दिस H पॉजिटिव आयन.
तो नेट चार्ज ऑन द अमाइनो एसिड क्या हो गया, इट बिकेम क्यू नेट बिकेम नेगेटिव। सो अमाइनो एसिड जो है वो बेसिकली 3 शक्लों में हमें दिख रहा है एट डिफरेंट पीएच। तो हमने लेकिन ये देखा कि एक पीएच ऐसा आता है जब COOH का H पॉजिटिव निकल गया, एज प्रोटॉन बाहर आ गया, और इस पे जो है वो NH3 पॉजिटिव ही है। तो यहां पे क्या हुआ, इट बिकेम न्यूट्रल एंड दिस इज द ज्वेटर आयोनिक फॉर्म। और ऐसे पीएच को जिस पे अमाइनो एसिड एज ज्वेटर आयन एग्जिस्ट करता है, उस पीएच को हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं, या पीआई से जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दिस बेसिकली हैपन्स, ठीक है, छोटी सी एक बात है, थोड़ी सी एडवांस है। दिस बेसिकली हैपन्स क्योंकि अमाइनो एसिड्स एक्ट एज बफर्स। अमाइनो एसिड्स थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि पीएच में चेंज ना हो। जब पीएच बहुत ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है, दैट मींस H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को अपने पास ले लेते हैं ताकि जो सॉल्यूशन है आसपास उसका पीएच इंक्रीज ना हो। उसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब हम लोग पीएच बढ़ा रहे हैं, ठीक है, दैट मींस H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है और पीएच जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो है क्योंकि बफर है तो ये करेंगे कोशिश की पीएच ना बढ़े, ठीक है। सो फॉर दैट दे लूज एन H पॉजिटिव, और उसकी वजह से क्या होगा, पीएच डिक्रीज होगा। सो एक पर्टिकुलर रेंज में अमाइनो एसिड्स जो है वो एज ए बफर एक्ट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अमाइनो एसिड्स जो हमें पढ़ना था। अब कल से जो है हम लोग प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे। प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। जब अलग अलग अमाइनो एसिड्स या सेम टाइप के अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ेंगे वया पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो जो है हमारे सामने प्रोटीन बनाएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। तो अब कल मिलते हैं इंशाल्लाह हम प्रोटीन्स के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।